फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र समान अध्ययन के लिए जो जीएस पॉइंटर स्टार्ट कर रखा है उसमें अभी हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इससे पहले हम लोग आधुनिक भारत ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। इंडियन पॉलिटी के क्रम में 10 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए। यह जो है वो उस क्रम में 11वां वीडियो है। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है राज्य भाषा। कह रहा है कि यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो यह जो है वो इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 350 के क में है। आगे कह रहा है कि सही कथन है। तो बोडो जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। 22 भाषाएं जो है वो अभी तक स्वीकृत हैं, जिसमें बोडो भी जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो यह जो हुआ था वो 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। आगे कह रहा है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई, जिससे उसकी संख्या जो है वो बढ़कर 22 हो गई। तो यह जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है वो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। आगे कह रहा है संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। तो भोजपुरी भाषा जो है वो संविधान की 8वीं सूची में लिस्ट नहीं है। आगे कह रहा है निम्नलिखित भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। तो अंग्रेजी भाषा जो है वो संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। आगे कह रहा है 71वां संविधान संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो 3 भाषाएं कौन कौन थी? तो वो 3 भाषाएं थी नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। आगे कह रहा है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया सिंधी भाषा। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में अभी जो मान्य राजकीय भाषाओं की जो संख्या है वो है 22। आगे कह रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाओं अपनाने की प्रक्रिया का विवरण है। तो यह विवरण जो है वो अनुच्छेद 345 में है। कह रहा संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है वो संस्कृत भाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है वो प्रदान किया है। आगे कह रहा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को बोलने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं। तो सर्वाधिक व्यक्ति जो हैं वो हिंदी भाषा बोलते हैं और फिर उसके बाद बंगाली भाषा। आगे कह रहा भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो भारतीय भाषाओं का मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले का सही अवरोही क्रम ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल। आगे कह रहा है कि हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत 2011 में लगभग कितना है? तो वो है 43.63%। फिर कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं। तो अंग्रेजी और इसके बाद मंdarin, ये भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। फिर कह रहा है भाषा जो बलूचिस्तान की है, किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। ये बात कर रहा है ब्राहुई की। फिर कह रहा है सरकार ने श्रेय क्लासिकी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं घोषित किया है। तो यह जो है वो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एवं ओडिया को। आगे जो क्वेश्चन है वो है पंचायती राज व सामुदायिक विकास से। कह रहा है कि राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन है। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो यह जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में देता है। फिर कह रहा है पंचायती राज को ब्लैंक के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन से के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। फिर कह रहा है कि पंचायतों के संबंध में सही कथन है। तो भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। आगे कह रहा है पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है। तो पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। फिर कह रहा है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। तो पंचायत का चुनाव जो है वो राज्य सरकार के द्वारा कराने हेतु निर्णय लिया जाता है। फिर कह रहा है कि पंचायती राज जो है वो सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है।
फिर कह रहा है पंचायत चुनाव होते हैं, तो पंचायत चुनाव जो है वो प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। आगे कह रहा है पंचायतों से संबंधित है, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव जो है वो संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा और एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो यह जो है वो पंचायतों से संबंधित है। फिर कह रहा है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकों से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए, उस भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ था तो प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कह रहा भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जोड़ा गया, तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जो है वो 1993 में जोड़ा गया। फिर कह रहा है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत हुई, तो यह जो हुआ वो 64वें संविधान संशोधन बिल से हुआ। आगे कह रहा पंचायतों एवं नगरपालिकों के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, तो पंचायतों एवं नगरपालिकों के संबंध में भारतीय संविधान में जो है वो 1993 में प्रावधान किया गया। फिर कह रहा है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। फिर कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो है वो इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, ये गलत है। यहाँ पे ए क्या है? सही है, और आर जो है वो गलत है। आगे कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। फिर कह रहा है भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% आस्थान जो है वो आरक्षित किया गया है। यह कौन से संशोधन के अंतर्गत? तो यही 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% जो है स्थान वो आरक्षित किया गया है। आगे कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की भूमिका शक्ति है, तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, ये बिल्कुल सही है। और ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, तो ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि पंचायती राज जो है वो एक व्यवस्था है, तो यह जो है वो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैन संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। फिर कह रहा है ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामबली में पंजीकृत लोग से ग्राम सभा का अभिप्राय है। आगे कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा में सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, तो यह जो है वो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा के द्वारा चुना जाए। फिर कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य है वो विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है। आगे कह रहा है मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो मनरेगा कार्यक्रम जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लगाया गया है। फिर कह रहा है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। आगे कह रहा है पंचायती राज से संबंधित सही कथन है, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप में जुड़ी संरचना है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जी जो है वो उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों के विकास, मुल्क प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। फिर कह रहा है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो यह जो है वो स्थानीय जनता को जरूरत पड़ती है। आगे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, तो भारत में पंचायती राज जो है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। फिर कह रहा है कि राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो नागरिकों की शिकायतों के मामले में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों या इकाइयों पर नियंत्रण जो है वो नहीं होता है। फिर कह रहा है कि ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो यह जो है वो महात्मा गांधी का परिणाम था, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा M.K. गांधी। आगे कह रहा है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं
जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। यह बात कर रहा है बलवंत राय मेहता समिति की। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है, एक साइड समितियां दिए गए हैं, दूसरे साइड सुझाव दिया गया है। बलवंत राय मेहता इन्होंने त्रिस्तरीय पद्धति का सुझाव दिया था, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति का, एल.एम. सिंघवी समिति जो है वो स्थानीय स्वशासन पद्धति का, और जी.बी.के. राव जो है वो प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार का सुझाव दिए थे। आगे कह रहा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम राजस्थान में स्थापित किया गया था। आगे कह रहा है कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बी.आर. मेहता को। आगे है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सर्वप्रथम राजस्थान में और कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। फिर कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था, तो यह जो है वो नागौर राजस्थान में किया गया था। आगे कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार तो जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। आगे कह रहा है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित है, तो यह जो है वो बी.आर. मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी.बी.के. राव समिति और एल.एम. सिंघवी समिति। आगे कुछ पंचायती राज समितियों के नाम दिए गए हैं और वर्ष दिया गया है। कह रहा C.H. हनुमंता राव, तो यह मैच करेगा 1994 के साथ, जी.बी.के. राव 1985, अशोक मेहता 1977-78, एल.एम. सिंघवी 1986, बलवंत राय मेहता 1957 और पी.के. थूगन जो है वो 1988 के साथ मैच करेगा। आगे कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो दिनेश गोस्वामी समिति और बी.के.आर.बी. राव समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। फिर कह रहा है न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति जो है वो न्याय पंचायतों के गठन का सिफारिश किया था। कह रहा है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी, तो अशोक मेहता समिति जो है वो द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति जो है वो किया था। फिर कह रहा है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति जो है वो की गई थी, तो वो जो है वो एल.एम. सिंघवी कमेटी के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है, तो पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, हाँ बिल्कुल सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के लिए आरक्षण, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। और 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य जो है वो वर्णित है, तो वो कहाँ वर्णित है, 11वीं सूची में वर्णित है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, तो पंचायतों के लिए कुल 29 विषय जो है वो निर्धारित किया गया है। फिर कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो यह जो है वो अनुच्छेद 243 के जी के तहत दिया गया है। आगे कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में क्या सही है, यह आपको बताना है। कह रहा है राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकों के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है राज्य की पंचायत एवं नगरपालिका के लिए निर्वाचन करवाता है, तो ये भी काम किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का ही ये दोनों काम है। फिर कह रहा है पंचायतों में से उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत। आगे कह रहा है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है, तो 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। फिर कह रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है वो निर्दिष्ट करता है, तो यह जो है वो देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना जो है वो करता है। आगे कह रहा है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया है, तो यह जो है वो 73वां संविधान संशोधन 1992। फिर कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, तो यह जो है वो अनुच्छेद 243 का घ। फिर कह रहा है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है, तो यह चारों राज्य बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश,
यह चारों जो है वो 33% से बढ़ाकर 50% आरक्षण को वैध कर दिया है। फिर कह रहा है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है, तो यह जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता है। फिर कह रहा है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा, तो यह जो है वो स्वशासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। फिर कह रहा है भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस राज्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 24 अप्रैल। आगे कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है, तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। फिर कह रहा है कि वह न्यूनतम जनसंख्या जिसके नीचे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है, तो वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, 20 लाख है। फिर कह रहा है तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, तो पंचायती राज पद्धति संबंधित है। आगे कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था जो है वो अपनाई गई थी, तो यह लोकतंत्र की शक्तियों की विकेंद्रीकरण के लिए अपनाया गया था। आगे कह रहा है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे कह रहा है खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत में से किसका निर्माण जो है वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है, तो ग्राम पंचायत का हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्राम पंचायत। फिर कह रहा है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो यह जो है वो संविधान के भाग 9 में किया गया है। आगे कह रहा है कि एक क्षेत्र जो है वो पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो एक क्षेत्र जो है वो पंजाब का पंचायत का क्षेत्र जो है वो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आगे कह रहा है खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जो है वो जारी करता है, तो खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जो है वो राज्यपाल जारी करता है। आगे कह रहा है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है, तो अगर वो 21 वर्ष की आयु पूरा कर लिया है तो वो पंचायत का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। आगे कह रहा है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि उसका नाम जो है वो मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। आगे कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव और लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है वो स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। फिर कह रहा है भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं आता है। फिर कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है, तो ये जो है वो किसी भी राज्य में नहीं है। कह रहा स्थानीय स्वशासन की विशेषता है, तो वैधानिक स्थिति हाँ है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी ये भी है। कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति, तो ये भी है। फिर कह रहा है पंचायतों की वित्तीय शक्ति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो यह जो है वो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। फिर कह रहा है राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 243 के अनुसार जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है, तो यह जो है वो राज्य वित्त आयोग करता है। फिर कह रहा है राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी कौन है, तो राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन के बीच राजस्व का बंटवारा करता है राज्य वित्त आयोग। फिर कह रहा है शहरी स्थानीय शासन का संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो यह जो है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में सही है, यह संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल सही है। यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पूर्ण संरचना करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, तो ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है मेयर का कार्यकाल होता है, तो मेयर का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। फिर कह रहा है कि राज्य सरकार का स्थानीय इकाई यानी कि लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है, तो यह जो है वो नागरिकों की शिकायतों में नहीं होता है। फिर कह रहा है कि नगर पालिका से संबंधित है, तो नगर पालिका से संबंधित क्या है, संविधान का भाग 9 का ए।
फिर कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन करते हैं, तो यह जो है वो अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत। आगे कह रहा है राजस्थान में जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य जो है वो होते हैं, तो यह 20 और 5, ये एक्चुअली राजस्थान पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन हो सकता है। आगे कह रहा है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है, तो यह जो है वो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर कह रहा है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है, बिल्कुल इसकी भूमिका है। फिर कह रहा है संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। फिर कह रहा है यदि पंचायत भंग हो जाती है तो निर्वाचन होंगे, तो अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना जरूरी है। फिर कह रहा है पंचायती राज संस्था नहीं है, तो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड ये सब में पंचायती राज संस्था जो है वो नहीं है। फिर कह रहा है नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही है, तो कह रहा है कि जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, तो यह जो है वो भारत की जनगणना के अनुसार नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए यह स्थान सही है। फिर कह रहा है जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो या फिर जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो या फिर कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% और गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। आगे कह रहा है किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है, तो यह जो है वो संबंधित राज्य का। फिर कह रहा है भारत में महानगर योजना समिति, तो यह जो है वो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना जो है वो प्रारूप तैयार करती है। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद से जिला योजना समिति का गठन होता है, तो यह जो है वो अनुच्छेद 243 डी के तहत कह रहा है जिला योजना समिति की व्यवस्था की गई है, तो जिला योजना समिति की व्यवस्था जो है वो 74वें संविधान संशोधन से किया गया है। आगे कह रहा है 73वां संविधान संशोधन व्यवस्था करता है, तो यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की व्यवस्था करता है और साथ ही साथ राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की व्यवस्था करता है। फिर कह रहा है कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, कब से? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। फिर कह रहा है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है वो प्रावधान करता है, तो यह जो है वो पंचायती चुनावों का आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। आगे कह रहा है पंचायत की संरचना के संबंध में सही है, तो किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा और ग्राम सभा ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियां का प्रयोग करेगी और ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं हो को मध्य स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो नियुक्त किया जाएगा, तो यह जो है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। फिर कह रहा है पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्य जो हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आगे कह रहा है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, तो यह जो है वो ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। फिर कह रहा है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है, तो यह जो प्रशासनिक प्राधिकरण है वो ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है। आगे कह रहा है सही सुमेलन है उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद पंचायत गुजरात और आंचलिक परिषद मैच करेगा पश्चिम बंगाल के साथ। कह रहा है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होता है, तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही निर्वाचित होता है। आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है, तो यह जो है वो अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है, एक साइड नगर कस्बा दिया हुआ, दूसरे साइड स्थानीय निकाय दिए हुए हैं। लखनऊ की बात कीजिएगा तो नगर निगम एवं छावनी परिषद, कानपुर में नगर निगम, गाजियाबाद में भी नगर निगम और काकोरी में नगर पंचायत।
आगे कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। तो किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य जो है वो इसका लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। फिर कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह जो है वो ग्राम पंचायत की है। आगे कह रहा है सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है। तो सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। आगे कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो यह जो है वो कितनी हो सकती है? यह जो है वो 21 हो सकती है। आगे कह रहा है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कह रहा पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन है? तो वो थे काका साहेब कालेलकर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है मध्य प्रदेश में। फिर कह रहा है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोगों को गठित करने का प्रावधान जो है वो संविधान में किया गया है। तो देखिए अनुसूचित जातियों को राष्ट्रीय आयोगों को गठित करने का प्रावधान 338 में और अनुसूचित जनजातियों का 338A के अंतर्गत किया गया है। आगे कह रहा है कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां के संबंध में सही कथन है, यह आपको बताना है। कह रहा है अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई है। तो यह क्या है? ये बिल्कुल सही है। फिर आगे कह रहा है कि इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। तो अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो है वो धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। फिर कह रहा है भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 330 में व्यवस्था किया गया है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 16 जो है वो संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों से संबंधित है। आगे कह रहा है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 331 में किया गया है और अनुच्छेद 334 में निर्धारित अवधि तक के लिए किया गया है। ध्यान रखिएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष यानी 25 फरवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को निष्प्रभावी कर दिया है। फिर कह रहा है कि किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो वो है भारत का राष्ट्रपति। फिर कह रहा है कि इनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में कोई भी जातिगत आरक्षण जो है वो नहीं दिया गया है। आगे कह रहा है सही सुमेलित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम 1986, निःशक्तजन समान अधिकारिता अधिकार 1955 और संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम ये जो है वो 1955 में है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो है वो है 1992 में। आगे कह रहा है नोट 102 में संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 का ख मतलब 338B जोड़कर उसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान जो है वो किए गए हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।